गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जान रहे हो कि हमारी थेरेपिक न्यूट्रिशन में इस समय क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें एक चीज़ आप पढ़ चुके हो, एक टॉपिक पढ़ा दिए हैं, कॉन्स्टिपेशन को क्लियर कर दिए हैं। आराम से उसको भी देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को इम्पोर्टेंस देते हुए पढ़ा करिए। समझ रहे हो ना? एग्ज़ाम है, OBLT का एग्ज़ाम है, कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जो चीज़ें क्लियर रहेंगी वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये मत समझिए कि कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, इसको क्या ही पढ़ना है, हम क्यों ना डायबिटीज़ पढ़ें। आई बात समझ में? हो सकता है मे बी ये कॉन्स्टिपेशन से पूछ दे क्वेश्चन, हो सकता है डायरिया से क्वेश्चन पूछ दे। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते चलना है। आज हम डायरिया क्लियर कर दे रहे हैं, कल आपको डायबिटीज़ दे देंगे। तो इस तरह से आपका हर एक डिजीज़ कंप्लीट होता जाएगा। ये भी आप समझ लीजिए कि आपका ये भी क्या, ये भी एक पाचन संबंधी ही विकार है। समझ रहे हो? डायरिया या अतिसार इसको कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, ये कब्ज के ठीक उल्टा है। वहाँ पे क्या हो रहा था, मल का निष्कासन ही सही ढंग से नहीं हो रहा था, और यहाँ पे बार बार मल का निष्कासन होता है। ओके, यहाँ पे बहुत पतली दस्त होने लगती है, कभी कभी सीवियर कंडीशन हो जाता है, कभी ऐसे फूड एलर्जिकल समस्या या कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है जो वोमिटिंग भी होने लगती है। और इसके साथ साथ आपका दस्त तो होता ही होता है, किसी किसी पेशेंट में उल्टी भी होने लगती है, बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है। इस कंडीशन को ही हम क्या कह देते हैं, डायरिया के नाम से जान लेते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं आपका कि यह क्या है। डायरिया की स्थिति में हमें कैसा आहार प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, यानी डायरिया में पूछता है कि किस टाइप का डायरिया होता है। टाइप ऑफ डायरिया से क्वेश्चन मिलेगा आपको, और उसके डाइट से क्वेश्चन मिलेगा कि आप कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओके, तो हम दोनों ही चीज़ों को देख लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायरिया कहते किसे हैं। आखिर में डायरिया है क्या? तो डायरिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को बार बार पानी जैसे, और बच्चों में थोड़ा सा लिक्विड के साथ साथ कभी कभी ठोस मल भी होने लगता है। और ये यूं कहिए कि उसकी संज्ञा चावल के माड़ से दी गई है। समझ रहे हो? तो उस टाइप का मल निष्कासन होता है, और जिसमें शरीर में क्या होता है, मल का जब बार बार उत्सर्जन होता है, आप जानते ही हो कि किसी चीज़ का अगर उत्सर्जन होता है तो या तो धात्रीवस्था में माँ दूध पिलाती है, उसके थ्रू उत्सर्जन होता है, या यूरिन के थ्रू उत्सर्जन होता है, या मल के थ्रू, या पसीने के थ्रू होता है ना। यहाँ पे क्या होता है कि मल के रूप में शरीर से बाहर सोडियम, पोटेशियम इत्यादि लवणों का और पानी का भी निष्कासन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी पानी, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण के नाम से आप जानते हो। ठीक ना? इसके कारण अगर टाइम से, यह बहुत सिंपल सा डिजीज आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लेट कर दिए पेशेंट को ले जाने में, हॉस्पिटलाइज करने में, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति का डेथ भी कर जाता है, क्योंकि पानी के साथ साथ शरीर के सारे मिनरल्स भी उत्सर्जित हो जाते हैं, पानी उत्सर्जित हो जाता है। ऐसे कंडीशन में पानी की जब कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या कर जाता है, एक्सपायर कर जाता है। समझ रहे हो ना? इसी कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, डायरिया के नाम से जान लेते हैं। डायरिया होता क्यों है? आखिर में इसके भी कुछ रीजंस हैं कि ये हो क्यों जाता है, इसको भी तो हमें समझना है। इसको भी हम देख लेते हैं। पहले तो इन्फेक्शन हो जाता है, दूषित जल से होता है। बच्चा अगर दूध पीता है, दूध को खुला छोड़ दिए हो, उसमें मक्खियाँ बैठ गई हैं, दूध में कुछ अन्य पदार्थ मिल गया है, इसके कारण क्या होगा, बच्चा जब दूध पिएगा उसको तुरंत आपका दस्त शुरू हो जाता है। और ये होता किस लिए है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि यह साल्मोनेला वायरस परजीवी के कारण होता है। ठीक ना? ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला के कारण होता है। ओके, ठीक ना? ये वायरल की तरह ये फैलता है, समझ लो, ये समझ लो ना कि इसको, ये समझ लीजिए कि इसको ध्यान मत दीजिएगा,
ये वायरल की तरह कभी कभी ऐसा आप देखते हो कि जब फैलेगा तो पूरे पूरे उस क्षेत्र में सबको होने लगता है। जैसे वायरल फीवर होता है वैसे एक वायरल डायरिया के तरह से भी फैल जाता है। कैसे होता है? गंदा पानी से। और इसी गंदे पानी में अगर भोजन को भी बना देते हो तो वहाँ भी वो भी जब बच्चा खाता है, कोई व्यक्ति खाता है तो डायरिया का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है, आप कुछ भी खा लेते हो तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर जाके इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण पतली दस्त होने लगती है। फूड एलर्जी, अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी फूड होता है जो आपके बॉडी को सूट नहीं करता, उसको अगर खा लेते हो तो भी ये डायरिया होने लगता है, पतली दस्त शुरू हो जाती है, फीवर होने लगेगा। समझ रहे हो ना? इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, बहुत ज़्यादा चिंता करते हो ना, बहुत ज़्यादा तनाव होता है तो सीधे इफेक्ट आपके आमाशय पे पड़ता है, क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस होता है। जब हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो सारे एंजाइम डिसबैलेंस होते हैं, और जब एंजाइम डिसबैलेंस होगा तो आपका भोजन जो खाए हो वो पचेगा ही नहीं सही से। अब क्या हो जाता है ऐसे कंडीशन में? या तो कॉन्स्टिपेशन होगा, या आपका पेट दर्द होगा, या एसिडिटी हो जाएगी, या मतलब तरह तरह के आपके आमा से संबंधित दिक्कतें क्रिएट होने लगती है, ये स्ट्रेस लेने से भी। ओके। दवाइयों का दुष्प्रभाव, अगर ज़्यादा एलर्जिकल दवाइयाँ लेते हो, ज़्यादा आप किसी भी तरह की दवाइयाँ लेते हो तो हर दवाई का बहुत ऐसी रेयर केस में कोई दवाई होती होगी जो मेडिसिन लेते होगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बाकी अक्सर कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही होता है। बॉडी के हर पार्ट इतने सेंसिटिव होते हैं कि उसके प्रति आप सोच लो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, आपने एक दवा ले लिया और टेम्परेचर जब बिल्कुल तुरंत आपका डाउन होने लगा तो वो दवा सिर्फ टेम्परेचर को ही डाउन करी, आपके हर सिस्टम को ही डाउन करती है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे में, और इसके अलावा सड़े गले फल सब्जियां या बासी भोजन खा लिए, समझ रहे हो कि नहीं? तो जो वेस्टेज जो होते हैं जिसमें बैक्टीरिया जो खराब हो गई हैं उसको भी अगर हम इनटेक कर लेते हैं ना तो भी हमको इस कंडीशन से गुजरना पड़ता है। ओके। तो एक तो क्लियर हो गया कि ये डायरिया हो क्यों जाता है हमको। ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं, ये ध्यान रखिए। टाइप ऑफ डायरिया से क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहले भी दे चुका है, आने की भी संभावना है। ओके। तो हम लोग इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। पहले तो मेन रूप से अगर डायरिया को हम देखें तो दो भाग में बांटा गया है, एक तो ऑर्गेनिक डायरिया होती है और दूसरी होती है फंक्शनल। ओके। एक होती है दैहिक अतिसार, दूसरा होता है क्रियात्मक अतिसार। ये दोनों क्या है इसको भी देखते हैं। समझ रहे हो ना? इसमें क्या होता है कि जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, ओके, इसमें किसी भी अंग में कोई भी विकार उत्पन्न हो गया, जैसे मान लीजिए आंत में छाले पड़ गए, आंत में घाव हो गया, फैटी लीवर हो गया, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, तरह तरह के आप देखते हो, स्टोन बन गया है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती रहती हैं जो मुझे दिखती तो नहीं है, लेकिन उसके सिम्टम्स जब हमें दिखते हैं तब हम जाके डायग्नोसिस कराते हैं और देखते हैं कि क्या ही हमें हुआ है। तो पता चलता है कि इनके में स्टोन है, तो इनका गाल ब्लैडर में इनका जो लीवर है वो पित्त का स्राव ही नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हो, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरह से जैसे कोई भी दिक्कत होती है तो यह कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। समझ रहे हो ना? जैसे पेचिस है, डायरिया है, समझ रहे हो, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो आपका उत्सर्जन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करने लगते हैं। इसके अलावा जो फंक्शनल डायरिया है, ये क्या होता है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम आपको देना है, कहीं आपको जाना है, ओके, कहीं आपको जाना है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिए, उसको पकड़ के बैठ गए, अरे बाप रे मुझे कल पेपर है मेरा, क्या ही होगा, अरे जो होगा सो होगा, समझ रहे हो कि नहीं? जो होगा सो होगा। अब इसके लिए अगर आज ही बीमार पड़ जाओगे तो कल का पेपर और खराब होगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे आप लोगों को भी एग्ज़ाम देना है, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये कोई नहीं है कि आपका ज़िंदगी का आखिरी यही है,
समझ रहे हो ना? जिंदगी का आखिरी दम लगाओ कि ये मेरे लिए आखिरी चुनौती है, मुझे निकालना है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं किसी के लिए तुमको जीना है। जो भी नहीं होता अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। समझो ना? अगर पॉजिटिव थिंकिंग रही तो हो सकता है कि ये ना हुआ तो इससे भी बेहतर मेरी लाइफ में है। आई बात समझ में? लेकिन इन चीज़ों को लेके कोई कोई आपका देखते हो कि कोई कुछ भी कर लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई भाग गया, मतलब ये सारी चीज़ों को हटा देना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि चिंता और तनाव जो है ना, बहुत सारी बीमारियों को जगह ये जन्मदाता है कि जननी है, ये समझ लो। ये बहुत सारी, क्योंकि जो ये चीज़ आ गई आपके अंदर, सारे हार्मोन अपना काम करना, सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। ओके, जिसके कारण आपका जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ी संबंधी मांसपेशियों की क्रियाशीलता, नाड़ी संबंधी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। समझ रहे हो ना? मांसपेशियों में संकुचन विमोचन होने लगता है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में तुरंत बार बार आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो ये भी एक रीजन है। और ये कौन सा रीजन है? फंक्शनल। किसी भी क्रिया को देखकर, कोई भी काम को देखकर आप स्ट्रेस ले रहे हो, जिसकी वजह से कंडीशन उत्पन्न हो जा रही है। ओके, क्लियर हो रहा है? किसी को कोई समस्या समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका तीव्रता के आधार पर। ओके, ये होता भी है ना कि कोई कोई कंडीशन थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, चलो दिन में 4-5 बार गया, 6 बार गया, 7 बार गया, 10 बार नॉर्मल है। ओके, तो ये क्या होता है ऐसी कंडीशन में, किसी के 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ठीक हो जाता है, किसी किसी में कंडीशन बनी रह जाती है। तो उसके आधार पर भी इसको डायरिया को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा है? एक तो एक्यूट डायरिया है और एक आपका क्रोनिक डायरिया है, दीर्घावधि है, दीर्घावधि कर लीजिएगा। एक तीव्र है, तीव्र को हमेशा एक्यूट डायरिया बोलेंगे। यह अतिसार, अचानक, अभी हम ठीक हैं, अचानक ये क्या होने लगा, अचानक दिक्कत क्रिएट होने लगी। तो यह अचानक शुरू होता है और यह अल्प अवधि का होता है, लेकिन बड़ा ही सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा असमर्थ रोगी हो जाता है। 1 से 2 ही दिन में उसके बॉडी का सारा पानी उत्सर्जित होने लगता है, सारे मिनरल्स का उत्सर्जन होने लगता है। समझ रहे हो ना? तो ये 24 से 1 से 2 दिन ही रहता है, लेकिन शरीर में इतना ज़्यादा रहता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, व्यक्ति डिहाइड्रेट हो जाता है। ओके, क्लियर है? और ये जो है ना दीर्घावधि जो क्रॉनिक डायरिया है, यह अतिसार 1 सप्ताह से, यह अतिसार 1 सप्ताह से अधिक हो जा रहता है। ठीक ना? इसमें निर्जलीकरण की स्थिति होती रहती, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक ना? मतलब कि चलता रहता है, बॉडी पानी ले रहा है, व्यक्ति जी रहा है, ऐसे चलता रहता है। ऐसे कंडीशन में लिक्विड ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है, तो व्यक्ति लिक्विड लेता रहता है, लेकिन 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। समझ रहा ना? तो जो 2 से ज़्यादा दिन का गया वो क्रॉनिक हो गया, जो 2 ही दिन में ठीक हो गया उसको हम एक्यूट डायरिया के नाम से जानते हैं। किसके आधार पर? तीव्रता के, उसकी अवधि के, कि सीवियर है कि कैसा है। ठीक ना? इसके अतिरिक्त ये तो मेन हो गया आपके डायरिया। ठीक ना? ये तो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी किसी भी तरह तरह की डायरिया देखने को मिलती है। ये कौन सी डायरिया है इसको भी समझ लेते हैं। एक है आपका आस्मोटिक डायरिया। ठीक ना? इस प्रकार की डायरिया में क्या होता है कि आंतों में ठीक प्रकार से पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है। पानी तो हम पीते हैं, लेकिन जो हमारी छोटी आंत है ना, वो पानी का को, और छोटी आंत बड़ी आंत में होता है ना भोजन का पाचन, तो से सारा तो पाचन छोटी आंत में ही होता है। कुछ ऐसे भोजन होते जो बड़ी आंत में होते हैं, कुछ ऐसे भोजन जिनका अवशोषण बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में तो 90% आप देखते हो कि हो जाता है। ऐसे कंडीशन में जब आंतें क्या करती हैं कि जो भी लिक्विड फॉर्म में लेते हो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। आंतों में स्वेलिंग है, आंतों में छाले हैं, आंत की वर्क क्षमता कम हो गई, कार्य करने की क्षमता कम हो गई है। ऐसे कंडीशन में वो पानी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जब पानी का एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ पचने में कठिनाई होती है और बार बार
ये दस्त होने लगता है, ये कंडीशन देखने को मिलने लगती है। जैसे दूध के पाचन में भी कठिनाई, तो ये तो कंडीशन होती ही है, सबको दूध अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में पानी उसके पानी का ये अवशोषण नहीं करती है, फलस्वरूप आपको डायरिया देखने को मिल जाता है। दूसरा है आपका स्रावी डायरिया। इस प्रकार की डायरिया में आंत की कोशिकाएं जो होती हैं अत्यधिक पानी और लवण स्रावित करने लगती हैं, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक ना, जैसे कालरा होता है, कुछ बैक्टीरियम टॉक्सिन उससे निकल भी जाते हैं, कुछ विषाक्त भोज्य का पदार्थ, कुछ जैसे फूड पॉइजनिंग अगर हो गई हो, ऐसे कंडीशन में ही देखने को मिलता है कि बॉडी से सारा कुछ निकल जाता है और बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल सुस्त हो जाती है। तीसरा है आपका औषधि जन्य अतिसार, यानी कोई भी आप दवा ले रहे हो जिसके कारण वो सूट नहीं, बहुत लोगों को एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कोई भी ऐसी दवा ले लेते हैं जिससे पेट का सिस्टम खराब होने लगता है, होता है ना। तो कुछ दवाओं के सेवन जैसे एंटीबायोटिक, कीमोथेरेपी भी जो होती है ना, ये सबको नहीं सूट करती है, डायरिया हो जाता है, बाल जल बहुत हार्ड होती है ना, तो आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित कर देती है। ओके, नेक्स्ट है आपका यात्रा जन्य। वही यात्रा के समय कहीं जाना है, आप भयभीत हो जाते हो, परीक्षा के समय कुछ संक्रमण के कारण भी इस प्रकार की डायरिया हो जाती है। क्लियर हो गया, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है, हम इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए छोटी सी क्लास में हम चीज़ों को समझाने का प्रयास किए हैं और आपको लगता है कि एक ही बार देखोगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका है अतिसार में पोषक तत्वों की आवश्यकता। अतिसार में जब पोषक तत्वों की आवश्यकता है, पहला है प्रोटीन की। देखिए कि प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होती है, आप देखते ही हो कि प्रोटीन डायरिया की स्थिति में प्रोटीन का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, अतिरिक्त प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर बॉडी, आप जानते हो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है, लेकिन व्यक्ति की जैसी कंडीशन होती है उसके हिसाब से 100 GM एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसको कैलोरी कितना देंगे, कैलोरी या ऊर्जा जो भी कह लो, कितना देंगे, तो इसका भी कार्बोहाइड्रेट का भी अवशोषण नहीं हो पाता, ठीक ना। ऐसे कंडीशन में पर्याप्त कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है फैक्टर कि जो बहुत तोड़ने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए अति अल्पकालीन जो 24 से 48 घंटे की डायरिया है, उसमें कितना भोज्य कैलोरी की ज़रूरत है, 1500 KCl पर डे, ठीक ना, 1500 KCl पर डे की ज़रूरत होती है, यानी एक व्यक्ति को 1500 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, लेकिन वही अगर क्रॉनिक है, दीर्घकालिक है, तो डेली उसके साथ समस्या है, तो उसको कितना चाहिए होता है, 26 KCl पर डे की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आप देखते हैं इसके अतिरिक्त देखते हैं फैट है, फैट की कितनी ज़रूरत होती है अतिसार में, चूँकि डायरिया है, ऐसे कंडीशन में वसा की मात्रा कम देना चाहिए, क्योंकि वसा का पाचन जो होता है जटिल होता है, आंतें पचाने की कंडीशन में रहती नहीं है, समझ रहे हो ना। फैट का जो पाचन होता है जो आंतों में, तो ये जो जितने भी सिस्टम सब गड़बड़ हुआ रहता है उस समय, ऐसे कंडीशन में फैट का जो पाचन होता है, आपका ग्लूकोज दोगे इजी वे में डाइजेस्ट हो जाएगा, CHO दोगे मतलब कार्बोहाइड्रेट दोगे तो इजी वे में डाइजेस्ट हो जाए। अब वहीं पे अगर आप फैट दे देते हो तो उसके पाचन में आप जानते हो कि इमल्सिफिकेशन, उसको तोड़ना, उसको लास्ट में ट्राइग्लिसराइड के रूप में कन्वर्ट करना, ये सब में इसका पाचन जो क्रिया होता है वो जटिल होता है। ऐसे कंडीशन में वसा की मात्रा कम देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कितना देना चाहिए, बिल्कुल रेशे रहित खाद्य पदार्थों को समले, यानी रेशेज नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि आंतें अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, आंतों में संकुचन विमोचन करने की क्षमता नहीं रह जाती है। ओके, जैसे ब्रेड, पकी हुई सब्जियां, नरम सब्जियां, खिचड़ी एकदम जौ वाली खिचड़ी बिल्कुल पतली सी, ऐसे कंडीशन में इसको देना चाहिए, ठीक ना। ये नेक्स्ट है आपका विटामिन्स। विटामिन्स में देखते हैं कि विटामिन्स कितना देना चाहिए। इस समय
विटामिन सी तथा विटामिन डी की कमी होने से फलों का रस, सब्जियों के सूप से भी इसकी पूर्ति की जाती है। विटामिन सी भी कमी हो जाती है, समझ रहे हो ना। विटामिन बी भी निकल जाता है। पूरे तो आपके कार्बोहाइड्रेट सब तो विटामिन वगैरह का सबका तो उत्सर्जन हो चुका है, समझ रहे हो ना। ऐसे कंडीशन में फलों के रस के द्वारा, पकी हुई सब्जियों के सूप के द्वारा इस विटामिन की पूर्ति करनी चाहिए। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो शरीर में से सबसे अधिक मात्रा में जल का निष्कासन और खनिज लवण, यही दोनों की, पोटेशियम, सोडियम एंड वाटर, ये तीनों का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कहिए तो बॉडी में रह ही नहीं जाता। इसी कारण इसकी पूर्ति के लिए उसको नमक देना चाहिए और अन्य मात्रा भी, मतलब कि नमक युक्त जो भोजन है, पोटेशियम युक्त जो भोजन है, उसको बढ़ाकर देना चाहिए। ये तो हो गया आपका मिनरल्स। एंड आपको कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको नहीं देना चाहिए, इसको भी समझ लेते हैं। बिल्कुल इसको अवॉइड करना चाहिए। मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए, तला हुआ उसको भोजन नहीं देना चाहिए, स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कैफीन, कोल्ड ड्रिंक, कच्चे फल, सब्जियां, अत्यधिक मीठा पदार्थ अतिसार के रोगी को नहीं देना चाहिए। इस क्योंकि आंतों की कार्य क्षमता पहले भी बता दिए हैं कि बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, समझ रहे हो ना। और पेशेंट भी है तो अच्छे कंडीशन में नहीं है, इसलिए इसको बहुत लाइट वाला आहार देना चाहिए और लिक्विड फॉर्म में देना चाहिए ताकि आंतें इजी वे में उसको डाइजेस्ट कर चुके। ओके, समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं कल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।